वेलकम टू HealthCysio रियोलॉजी, जिसको उर्दू ज़बान में कहा जाता है कि माया और नीम ठोस मादों का माया हालत में बहना, इनका अमल और कारगुजारी का मतालिया रियोलॉजी कहलाता है। इस लेक्चर में रियोलॉजी को डिटेल के साथ जानने की कोशिश करेंगे कि रियोलॉजी क्या है और इस प्रोसेस के लिए कौन से आलात का इस्तेमाल किया जाता है और ये आलात कैसे काम करते हैं और फार्मेसी में इनकी क्या अहमियत है। लेकिन ये सारी डिटेल जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नया लेक्चर आपको टाइम से मिल सके। व्हाट इज रियोलॉजी और डेफिनेशन ऑफ रियोलॉजी। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि रियोलॉजी क्या है या फिर इसकी तारीफ क्या है। लेकिन इसकी तारीफ जानने से पहले रियोलॉजी को ही जानने की कोशिश करते हैं कि ये लफ्ज क्या है। रियोलॉजी एक यूनानी जबान का लफ्ज है जो कि दो अल्फाज का मजमुआ है। पहला लफ्ज है रियो और दूसरा लफ्ज है लोगी। रियो के मैनी होते हैं फ्लो करना, किसी भी चीज का बहना, एक जगह से जो दूसरी जगह हरकत करना होता है, इसी को हम फ्लो कहते हैं। अब अगर हम थोड़ा सा डिटेल के साथ बात करें तो सिर्फ लिक्विड, गैस या फिर सेमी सॉलिड चीजें ही बहती हैं, जैसा कि पानी वगैरह। तो अब हमें ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि वो तमाम अशिया जो कि माया हालत में पाई जाती हैं या फिर गैस की शक्ल में होती हैं या फिर अगर वो सेमी सॉलिड फॉर्म के अंदर होती हैं तो वो तो आसानी बह जाती हैं। तो फिर हम रियोलॉजी को क्यों पढ़ते हैं? तो रियो जिसका मतलब ही फ्लो करना है। रियोलॉजी के अंदर हम इन तमाम चीजें, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो सॉलिड है या फिर वो सेमी सॉलिड है या फिर वो गैस है, सबके फ्लो के बारे में जो स्टडी की जाती है, इसी को हम रियोलॉजी कहते हैं। तो अब मेरे ख्याल में आपको ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि रियोलॉजी दो अल्फाज का मजमुआ है, रियो और लोगी का। रियो का मतलब होता है फ्लो करना, इसके अंदर हम तमाम चीजों के फ्लो के बारे में स्टडी करेंगे, और लोगी का मतलब होता है साइंस। तो अब हम डिटेल के साथ इसको जानने के लिए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं जो कि बुक में लिखी हुई है। रियोलॉजी इज द साइंस कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियल फ्लो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्ट्रेस। अब अगर हम बात करें रियोलॉजी की तो ये बात तो हमें बिल्कुल वाज़ेह है कि इसके अंदर हम फ्लो के बारे में स्टडी करते हैं। वो तमाम अशिया जो कि लिक्विड, सेमी सॉलिड या गैस की शक्ल में होती हैं, वो तो आसानी बह जाती हैं। लेकिन ये जो सॉलिड होता है, ये किस तरह से फ्लो कर सकता है? तो ये जानने के लिए हम इसको चंद एक मसालों का सहारा लेते हैं। अब अगर रियोलॉजी की बात की जाए तो इसके अंदर लिक्विड भी आसानी फ्लो कर सकता है। जब आप पानी को जमीन पर गिराते हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह खुद ब खुद ही बह जाता है, हमें उसके लिए किसी भी तरह की फोर्स लगाने की जरूरत नहीं होती। इसके बाद अगर गैस की बात करें तो ये भी खुद ब खुद एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर जाती है। अगर आपके पास घर के अंदर जैसे सुई गैस है, जैसे हम उसका स्विच ऑन करते हैं तो वो गैस खुद ब खुद एक जगह से दूसरी जगह हरकत करना शुरू कर देती है, तो हमें इसके लिए भी किसी भी तरह की फोर्स की जरूरत नहीं आती। तीसरे नंबर पर है हमारे पास सॉलिड। अब अगर सॉलिड जैसा कि हमारे पास कोई भी ठोस शक्ल के अंदर अगर चीज मौजूद है, जैसा कि नमक, चीनी, दालें वगैरह, या फिर कोई भी केमिकल जो कि ठोस हालत में मौजूद है, अब अगर हम इसको जमीन पर नीचे फेंकें तो वो एक जगह से दूसरी जगह बिल्कुल भी नहीं बहेगा। लेकिन रियोलॉजी के अंदर हमने क्या करना है, हमने इसको बहाव में तब्दील करना है। तो ये कैसे होगा? मिसाल के तौर पर मेरे पास कोई भी ठोस शक्ल के अंदर चीज मौजूद है, जैसा कि मेरे पास बोर्ड मार्कर, यहाँ पर जो चीज मैंने रखी हुई है वो है बोर्ड मार्कर। अब अगर बोर्ड मार्कर को मैं थोड़ा सा पुल करूंगी तो वो जाहिर सी बात है वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत करेगा। तो अब यहाँ पे जिस चीज का इस्तेमाल किया गया है
वो कुव्वत और ताकत का इस्तेमाल है। जब हम ठोस चीजों के पीछे कोई प्रेशर डालते हैं, उनको स्ट्रेस देते हैं, उनको कुव्वत देते हैं, तो इस सूरत में वो एक जगह से दूसरी जगह वो मूवमेंट करना शुरू कर देती है। इसके बाद हमारे पास चौथे नंबर पर है सेमी सॉलिड। वो तमाम चीजें जो कि लिक्विड और सॉलिड का मजमुआ होती हैं, वो भी थोड़ी बहुत फ्लो करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता बहना शुरू कर देती हैं। तो अब मेरे ख्याल में आपको रियोलॉजी के बारे में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। तो अब हम इसको बकायदा इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि रियोलॉजी की क्या डेफिनेशन है। रियोलॉजी एक साइंस है जिसमें हम मटेरियल के फ्लो के बारे में स्टडी करते हैं। अब ये जो हमारे पास मटेरियल है वो किसी भी शक्ल में हो सकता है। वो लिक्विड भी हो सकता है, वो गैस भी हो सकती है, वो सॉलिड भी हो सकता है, और वो सेमी सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है। अब ये जो फ्लो है, ये कौन सा फ्लो है? लिक्विड और गैस जो कि बाआसानी किसी भी कुव्वत और ताकत के बगैर एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर जाती हैं, तो ये तो हमारे पास बाआसानी वाला फ्लो हो गया, यानी कि हमें किसी कुव्वत और ताकत की जरूरत ही नहीं है। बट कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसा कि सॉलिड वगैरह, इनको हम किस तरह से फ्लो करवाते हैं? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रेस, यानी कि कुछ ऐसी अशिया, कुछ ऐसी सब्सटेंस होती हैं जिसको कुव्वत लगाकर फ्लो करवाना पड़ता है, जैसा कि हमारे पास सॉलिड और सेमी सॉलिड वगैरह। और इसी को हम क्या कहते हैं? रियोलॉजी कहते हैं। यानी कि रियोलॉजी से मुराद ये है कि वो तमाम अशिया चाहे किसी भी शक्ल में मौजूद हो, लिक्विड हो, गैस हो, सॉलिड हो, सेमी सॉलिड हो, तमाम अशिया को बगैर कुव्वत के और कुव्वत के साथ एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करवाना, यही रियोलॉजी कहलाता है। इक्विपमेंट्स यूज्ड इन रियोलॉजी प्रोसेस। रियोलॉजी के इस प्रोसेस के लिए हम कौन से आलात का इस्तेमाल करते हैं? तो यहाँ आपकी किताब में सिर्फ एक ही इक्विपमेंट का नाम लिखा हुआ है, जो कि है ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर। इस तस्वीर में आप वाज़िया तौर पर ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर को देख सकते हैं कि यह हमें देखने में किस तरह का नजर आता है। अब अगर हम इस तस्वीर में इसके तमाम हिस्सों के बारे में जानने की कोशिश करें, तो ये जो ऊपर वाला आपको एक वाइट कलर का डिब्बा नजर आ रहा है, ये इसका मेन बॉडी है। इस मेन बॉडी के ऊपर आपको यहाँ पर 9 अदद जो है वो खाने नजर आ रहे हैं, जो कि तस्वीर में तो वाजिया नहीं है। ये असल में कंप्यूटराइज वर्क होता है, जिसकी मदद से आप इसको ऑन भी करते हैं, इसको ऑफ भी करते हैं, और इसके अंदर तमाम तर जो मैनिपुलेशन का काम होता है, यानी कितने टाइम तक लगाना है, कितनी तेज रफ्तारी के साथ लगाना है, ये तमाम चीजें यहाँ से ही मैनेज की जाती हैं। इसके बाद जो दूसरी चीज है वो आपको यहाँ पर लगी हुई नजर आएगी, जिसको हम गार्ड लेग का नाम देते हैं। ये उतर भी जाता है और इसको बासानी लगाया भी जा सकता है, और ये मुख्तलिफ साइजेस के साथ और मुख्तलिफ रफ्तार यानी कि स्पीड के साथ आपको मार्केट से बासानी मिल भी जाएगा। तीसरी जो चीज आपको यहाँ पे नजर आएगी वो है स्पिंडल। जो स्पिंडल्स होते हैं ये भी मुख्तलिफ साइजेस के मार्केट में अवेलेबल हैं, और इनको भी आप बासानी चेंज कर सकते हैं। और लास्ट में जो चीज हमें नजर आएगी वो होगा सोल्यूशन वाला बर्तन, जो कि हम यहाँ पर नीचे रखेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि हम इसको किस तरह से चला सकते हैं, हम इसको किस तरह से काम इससे ले सकते हैं। सबसे पहले तो आपने ये जो ऊपर लगे हुए 9 अदद आपको जो खाने नजर आ रहे हैं, इसकी मदद से आपने तमाम चीजों को पहले अच्छे से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद आपने इसकी गार्ड लेग लगानी है, और उसके बाद आपने इसके अंदर स्पिंडल को अटैच कर देना है। तो इस तरह से आपका ब्रुकफील्ड जो विस्कोमीटर है वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। ये जो चीज आपको यहाँ पे बैक साइड पे नजर आ रही है, ये इसका स्विच है, इसकी मदद से हम इसको बिजली की मदद से ऑन करेंगे। और नीचे आपने अपना जो सोल्यूशन है वो आपने रख देना है। जब आप इस सोल्यूशन को यहाँ पे रख देंगे, तो ये जो आपकी यहाँ पे नोब है, यानी कि स्पिंडल की जो ये जो नोब है, ये इसके अंदर अच्छे से डिप होनी चाहिए। तो जब आप ऑन करेंगे तो ये सोल्यूशन के अंदर जब ये डिप होगी, तो इस तरह से हमें उसके बारे में पता चल जाएगा कि इसकी जो है वो
फ्लो करने की एबिलिटी कितनी है। अब हम इस ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर को डिटेल के साथ स्लाइड में जान लेते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर जो है ये एक रोटेशनल विस्कोमीटर है, यानी कि हमारे पास ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर एक ऐसा विस्कोमीटर है जो कि घूमने वाला विस्कोमीटर है, और इसको हम लास्ट स्लाइड में बड़ी डिटेल के साथ देख चुके हैं कि इसके अंदर जो गार्ड लेग और इसका जो स्पिंडल है वो मूवमेंट करता है, और इसकी जो मूवमेंट है वो एक ही एंगल में होती है, यानी कि ये रोटेशनल विस्कोमीटर है। It utilizes the spindle mass to put completely under the surface of the liquid in the sample and measure the resistance to movement of the rotating part. इस ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर के अंदर जो स्पिंडल्स लगे होते हैं जो कि असल में घूमने का काम करते हैं, और यही वो स्पिंडल्स होते हैं जो कि लिक्विड या किसी भी सोल्यूशन जिसकी विस्कोसिटी देखनी होती है इसकी सतह तक नीचे तक ये अच्छे से डिप होते हैं, और इसी तरह ये एक ही सिमत के अंदर ये हरकत करते हैं, ये घूमते हैं, और इनकी इस घूमने की हरकत के खिलाफ जो मज़ाहिमत होती है इसी को ऊपर जो है वो नोट कर लिया जाता है। Various spindles and several rotational speeds are available for given viscosity range. मार्केट में आपको मुख्तलिफ तरह के स्पिंडल्स जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है, बआसानी ये मार्केट में मौजूद भी होते हैं, और इनकी घूमने की जो रफ्तार भी है वो ये भी मुख्तलिफ होती है, और आप अपनी स्पीड के हिसाब से मार्केट से इनको परचेज कर सकते हैं। तेज़ और कम रफ्तार स्पिंडल्स मार्केट में आसानी से आपको मिल जाएंगे, जिससे मुख्तलिफ तरह की केमिकल्स की विस्कोसिटी को जो है वो बआसानी चेक किया जा सकता है। In some viscometers, lobe spindles remain stationary and up rotates. अभी मैंने आपको बताया कि मार्केट के अंदर आपको मुख्तलिफ तरह के विस्कोमीटर्स जो है वो बआसानी मिल जाते हैं। कुछ ऐसे विस्कोमीटर्स होते हैं जिनकी जो लोब या फिर जिनको हम स्पिंडल्स कहते हैं ये फिक्स होते हैं, यानी कि इनका जो ऊपर वाला हिस्सा है ये फिक्स होता है और नीचे वाला जो इनका हिस्सा होता है ये घूम रहा होता है। और कुछ ऐसे स्पिंडल्स भी हमें मिलते हैं जो कि ऊपर से भी हरकत कर रहे होते हैं और वो उनका नीचे वाला हिस्सा जो है वो फिक्स होता है। स्पिंडल इज रोटेटेड एट वेरियस स्पीड्स। स्पिंडल्स को आप मुख्तलिफ रफ्तार के साथ घुमा सकते हैं, और इनकी जो स्पीड होती है ये आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, और इसके अलावा मार्केट के अंदर भी मुख्तलिफ स्पीड्स के साथ आपको ये स्पिंडल्स मिल जाते हैं। Then knob is also rotated in reverse order and the same numbers of reading are observed. फिर नोब को भी आपने उल्टी तरतीब के साथ जो है वो घुमाना है, और फिर रीडिंग जो है वो आप आसानी इसके अंदर देख सकते हैं कि अगर सीधा घुमाएंगे और या फिर जब हम इसको उल्टा घुमाएंगे तो इन दोनों प्रोसेस के दौरान जो है वो इसकी रफ्तार क्या होगी। तो इस तरह से आपने इन दोनों की जो है वो वैल्यूज को नोट कर लेना है। एक आपने सीधा घुमाना है तो उस वक्त क्या वैल्यू आई है, और जब आपने उसकी नोब को उल्टा घुमाया है तो उस वक्त उसकी वैल्यू क्या आई है, और दोनों वैल्यूज को आपने अच्छे से नोट कर लेना है। और नोट करने के बाद आप जब उन दोनों के दरमियान में फर्क निकालेंगे तो वही उसकी जो है वो फ्लो एबिलिटी होगी। टेम्परेचर शुड बी वेरी वेल कंट्रोल फॉर दिस पर्पस। ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर के इस्तेमाल के दौरान आपको ये बात जहन में लाजमी से रखनी है कि इस सारे प्रोसेस में दर्जा हरारत को कंट्रोल करना इंतहाई ज़रूरी होता है, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने और कम होने से आपके पास जो भी मटेरियल है उसकी रियोलॉजी बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। तो इसलिए टेम्परेचर को मेंटेन रखना और हर वक्त उसको कंट्रोल करना कि कहीं वो ज़्यादा या कम तो नहीं हो रहा, ये सब भी इंतहाई ज़रूरी है।